नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतर और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे पटना के नए बस स्टैंड की, जहां प्रशासन की लापरवाही से कुव्यवस्था का आलम है। यानी कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहां पर लोगों को और बस मालिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पटना जिला प्रशासन ने 31 जुलाई को सभी बसों का ठहराव मीठापुर बस स्टैंड से हटाकर बैरैया स्थित नए आईएसबीटी में कर दिया था। बस पड़ाव को शिफ्ट हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बस स्टैंड में बसों के ठहराव के लिए अभी तक पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। हर तरफ अफरा तफरी की स्थिति है और सबसे बड़ी समस्या बसों की पार्किंग को लेकर है। बस मालिकों की शिकायत है कि टर्मिनल के अंदर बस के ठहराव की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा सैकड़ों बसें बस स्टैंड के बाहर सड़कों पर खड़ी रहती हैं और इसके कारण पटना गया रोड पर भीषण जाम की समस्या बनी रहती है। पटना गया रोड पर चकबैरिया के पास पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन एक तस्वीर देखिए, 1 महीने बाद भी यहां पर जाम की समस्या जो है जस की तस बनी हुई है। बसें जो हैं अब भी सड़कों पर लग रही हैं। पार्किंग के लिए जो बस टर्मिनल बनाया गया वहां पर बसें जगह खाली होने के बावजूद स्टैंड में नहीं लग रही हैं और बसें जो हैं वो सड़क पर लगी रहती हैं। और अभी भी तस्वीर में देखिए, जो ये बसें हैं, ये चाहे पटना से पूर्णिया जाना हो, पटना से टाटा जाना हो, पटना से खगड़िया जाना हो, कहीं भी अगर आपको जाना है तो आपको बसें सड़क पर खड़ी मिलेंगी। बसों को सड़क पर ही खड़ा कर उनका टिकट जो है वो काटा जाता है। और देखिए तस्वीर जो है जाम की समस्या, आप किसी भी वक्त चले आएं, यहाँ पर जाम की समस्या हर वक्त आपको देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि यात्रियों की संख्या काफी कम होती है इस बस टर्मिनल में आने के लिए, क्योंकि आने के लिए कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है और साधन बेहतर नहीं होने की वजह से लोग सड़क पर ही गाड़ी पकड़ना, जो लोकल बसें हैं जो 3 घंटे 4 घंटे में अपने डेस्टिनेशन को पहुंचती हैं, तो वहां के लिए यात्री जो है वो बसों पर सड़क पर ही बसों को पकड़ते हैं। क्योंकि अगर वो बस स्टैंड आकर बस पकड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें परेशानी होगी। और बस मालिकों की समस्या ये है कि उन्हें टाइमिंग जो है वो नहीं मिल पाती है। लोग जो है वो आम आदमी भी परेशान रहते हैं और जो लोग हैं उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। जाम की समस्या अभी है यहाँ पर। जाम का समस्या क्या, मेट्रो अभी बनवे नहीं किया तो जाम का समस्या रहेगा ना। बस जो लगी रहती है उससे। अब बस सरकार के पास जगह नहीं तो कहाँ लगाएगा बस स्टैंड में जगह है, वहाँ पर जगह नहीं है। आप देखे हैं? हाँ हम देखे हैं, बस नहीं, हम लोग का जमीने अकार्मेंट हुआ है तो पता नहीं है, जगह नहीं है वहाँ। नहीं, पूरा बुक है ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, यहाँ छोट मोट के लाया गया है बस स्टैंड। अभी 1 साल बस स्टैंड नहीं आना चाहिए था, पूरा बन जाने के बाद लाना चाहिए। बिल्कुल आपने सुना, जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि परेशानी तो है। एक स्टाफ है, उनसे भी बात करते हैं। क्या परेशानी है अभी यहाँ? ये यहाँ तो परेशानी बहुत देखिए रहे हैं। बस स्टैंड में जगह है तो यहाँ क्यों बस लगा? बस स्टैंड में भी जगह मिला कहाँ? बस स्टैंड बन के तैयार नहीं हुआ। और इसी रोड पे बाईपास में ये सब गाड़ी दोनों तरफ लगी हुई है। अगर जगह मिलेगी तो आप लोग लगाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे। हाँ, अभी तो बहुत चीज का समस्या है। मान लिया जाए कि न मन से रहने का है, न ठहरने का है, कुछ नहीं है, 0 पॉइंट है। धूप में टर्मिनल के अंदर लगाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अगर वहाँ लग जाता है सब गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लगाना चाहते हैं? क्यों नहीं, अमन सब जो है रोड पे कायला मरेंगे। आपको अंदर नहीं जाने देता है? जाने देता, उन्हें लगाने का ना टायरे फंस जाएगा। वहाँ जो है कचरा हो जाए, जरिसुन पानी पड़ता है तो पूरा इतना हो जाता है, क्या किया जाएगा। तो नए बस टर्मिनल में जगह नहीं है, इस वजह से यह दिक्कत आ रही है। यह तो सिक्के की एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि यहां पर बसों की पार्किंग सही तरीके से नहीं की जाती है। चालकों की मनमानी चलती है, जहां तहां बसों को लगा दिया जाता है और इसके वजह से भी यहां दिक्कत हो रही है। अगर बसों को सही जगह पर सही तरीके से पार्क किया जाए तो शायद इस तरह की दिक्कत ना आए। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की शुरुआत की गई और यहाँ की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए तस्वीर, बसें जो हैं बेतरतीब ढंग से लगी हुई हैं। कितना स्पेस जो है वो यहाँ दिख रहा है। अगर व्यवस्थित ढंग से बसों का यहाँ पर पार्किंग हो जाए तो कई बसें लगेंगी। और ये हाल तब है जब पटना गया रोड में सैकड़ों की संख्या में बसें सड़क किनारे खड़ी रहती हैं। निश्चित तौर पर अगर आप
प्रशासन पर ये दोषारोपण करते हैं कि प्रशासन जो है वो जगह देने में आनाकानी कर रहा है और जगह नहीं दे पा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? वाकई में जगह जो है वह बहुत है। वास्तविकता इस बात की है कि आप व्यवस्थित ढंग से बसों को लगाएं, क्योंकि जगह जितनी है उतना में बसों को आसानी से खपाया जा सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ बसें जो हैं वो बस जो टर्मिनल है उसके अंदर नहीं लग रही हैं, और सड़कों पर बसों के लगने के कारण आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। लोग लगातार जाम की समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। तो सच तो यह है कि बस चालकों की मनमानी और प्रशासन की तरफ से सही तरीके से व्यवस्था ना करना, ये दोनों ही वजह हैं जो यहां पर ठीक तरीके से सभी चीजें सही नहीं चल पा रही हैं। एक तरफ बस चालक सही तरीके से बसों की पार्किंग नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था देने में विफल रहा है, और इन दोनों वजहों से यहां पर जाम की स्थिति बनती है। लेकिन जो बस चालक और बस मालिक हैं वो पूरी तरह से इसे प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, और उनका साफ कहना है कि वो इसके लिए हड़ताल पर जाएंगे ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। बिहार के बस मालिकों ने पटना के पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से चलने वाली बसों को लेकर चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त नहीं की तो अगले 10 सितंबर की मध्य रात्रि से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 10 सितंबर की मध्य रात्रि से 11 सितंबर की मध्य रात्रि तक यह हड़ताल रहेगी। और फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पाटलिपुत्र बस टर्मिनल की, बस मालिकों का ये आरोप है कि यहाँ पर पार्किंग की बेहतर व्यवस्था नहीं है, और सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से बसों को सड़क पर पार्क करना पड़ रहा है, वहां पर बसें लगानी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से न केवल बसों को पैसेंजर की समस्या से जूझना पड़ रहा है, बल्कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे भी बस के जो स्टाफ हैं वो वंचित हैं। अब देखना होगा बस मालिकों की ये जो मांग है उसको लेकर प्रशासन किस तरह का रवैया अख्तियार करता है। चूंकि प्रशासन का दावा है कि अपनी तरफ से जितनी फैसिलिटी है वह इस बस टर्मिनल में वो दे चुका है, लेकिन अब बस मालिकों ने जिस तरीके से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है तो निश्चित तौर पर इससे समस्या बढ़ेगी, क्योंकि फिलहाल वो टोकन स्ट्राइक पर जाएंगे, और इसके बाद अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो बस मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और कहीं न कहीं एक बार फिर से बस मालिकों और जिला प्रशासन के बीच कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति जो है वह उत्पन्न होगी। अब देखना होगा, एक तरफ बस मालिक है जो अपनी मांगों को लेकर अडिग दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन है जो अपनी तरफ से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में सारी सुविधाएं देने का दावा कर रहा है। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर दानापुर से है, जहां पर एक युवक को उसके घर से बुलाया जाता है, उसके बाद उसका अपहरण कर लिया जाता है और फिर हत्या कर दी जाती है। आज जब सुबह आदिलपुर गांव के पास बोरे में एक शव मिलता है, तब वहां पर गांव के लोगों की भीड़ जुटती है, और उसके बाद खुलासा होता है कि ये शख्स बेटा के नेवरा ओपी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और अब इसको बुलाया गया घर से, इसका अपहरण कर लिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि मृतक युवक का आदिलपुर गांव के किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे मिलने के लिए एक दिन पहले वो युवक गया हुआ था, और इस घटना से नाराज लड़की के घर वाले उसकी निर्मम हत्या कर दी और शव को बोरे में रखकर गांव के पास पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लड्डू दबा करके मारा हुआ था, आँख में ईटा उटा से कुचल था। अरे हमने मांग अब क्या करेंगे, हमारा तो लेके चल गया, तब लड़का तो आपस देवेगा, वो नहीं ना देवेगा साहब जी, उसको सजा हो, हमने के कहा देवेगा सरकार चाहे। क्या नाम हुआ आपका? और अब बात करते हैं बाढ़ से तबाही की। हालांकि कई जगह नदियों के पानी में कमी देखी जा रही है, बावजूद इसके कटाव जारी है। अररिया में भी बकरा नदी का एक डायवर्जन बह गया, जिससे आसपास के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन का इंतजार नहीं किया और करीब 400 मीटर लंबे चचरी पुल की खुद से ही निर्माण कर ली। साहिबघाट
पर पुल निर्माण कार्य अधूरा है और डायवर्जन से काम चल रहा था, लेकिन वो भी बह गया। फ्लड रिपोर्टर सतीश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। अभी हम अररिया प्रखंड के पलासी मदनपुर मार्ग में है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों का जो ज़िंदगी है वो मुहाल हो गया है। इस इलाके में बाढ़ की वजह से इस इलाके के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और अभी साहेब घाट इसको कहते हैं, यहाँ पर पुल निर्माण कराया जाना था जो अभी तक अधूरा है, जिसकी वजह से यहाँ पर चचरी की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा पुल निर्माण करवाया जा रहा है यहाँ पर। उसके द्वारा यहाँ पर डायवर्जन का निर्माण होना था, लेकिन डायवर्जन का निर्माण भी नहीं हुआ है। और जो ग्रामीण हैं, हम बता दें कि अररिया प्रखंड और पलासी प्रखंड को जोड़ने वाला यह जो इलाका है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। जो पहले ट्रैक्टर पर पार किया जाता था, 50 रुपये लगता था एक तरफ जाने के, फिर 50 रुपये आने के। इसलिए यहाँ के ग्रामीण जो परेशान हो रहे थे, जिसको देखते हुए यहाँ के 10-20 आदमी मिल करके जो है यहाँ पर चचरी का व्यवस्था किया गया। हम लोग उधर बहादुर के साइड के हैं। कितनी परेशानी है? पलासी प्रखंड पड़ता है। हाँ। और यहाँ लोगों को बहुत सारा समस्या है, बहुत दिक्कत है आने जाने का। और हम लोग तो पहली बार आए तो देख के चौंक गए। चचरी लंबी पुल, वहाँ से यहाँ तक लोगों को बहुत लंबी पुल है ये। और अब बात पूर्णिया की करते हैं, जहां पर बायसी अनुमंडल में महानंदा और कई नदियां जो हैं उनमें पानी का उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर बड़े पैमाने पर कटाव भी हो रहा है। आपको बता दें कि परमान, कनकई और महानंदा नदियां, जिसमें लगातार जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बोट से 4 घंटे के सफर कर जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां कई गांव की हालत काफी खराब थी और नदी के कटाव के कारण दर्जनों घर नदी में विलीन हो गए। अमौर प्रखंड के कई गांव में नदियों का भीषण कटाव हो रहा है। कई जगह लोग अपने ही बनाए कच्चे पक्के मकानों को हथौड़े से तोड़ते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं लोग खुले आसमान के नीचे खाना बना रहे हैं। संवाददाता कुमार प्रवीण की ये रिपोर्ट देखिए। ये अमौर प्रखंड का तियरपारा गांव है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर परमान नदी का कटाव हो रहा है। नदी भीषण रूप ली है और इसके नीचे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से खोखला कर दिया है। आइए इनसे पहले बात करते हैं कि क्या हालत है। क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद अख्तर जी। कौन सा जगह ये बालटोला है, मौजा सनापुर है, पंचायत मौजा सनापुर। क्या हालत है यहाँ पे? हालत बहुत बुरा हालत है, कटन हो रहा है, हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है आने जाने का। कितना घर करीब कटा हुआ? घर इसमें 6-7 घर कटा हुआ है और काट के फिर दूसरा जगह उठा हुआ है घर। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अख्तर जी। आपका नाम? मोहम्मद कलीम। मेरा घर 2 घर कटा है, हमारा 2 घर भाई का, 2 घर मेरा भतीजा का, 2 घर भगना का। या प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला है। तो एक सुपारी जो बोलते हैं ना, सुपारी देंगे गरीबों को देखने के लिए, कोई नहीं झांकने के लिए नहीं आता। मोहम्मद कलीम। आप बताइए तो क्या नाम हुआ आपका? सुनो, क्या हालत है? हालत देखिए, घर कट गया है हमारा। सुतलिए का घर वहाँ चलिए हो न, देखिए पूरा घर कट कर सब जारन काटी 3 मिंजरों को रख दिया है। प्रशासन की तरफ से कोई देखने आया है? नहीं, कोई नहीं। मांग जो देगा तो कुछ गरीब को देखेगा। देखो 3 बेटा 1 बेटी, मौसम अच्छा। घर देखो किन कछिन या कुछ साधन जा, साधन देखो किन सोनापुर लद्दी। हमारे साथ अमौर के विधायक भी हैं अख्तरुल ईमान जी। आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ आप पहुँचे हुए हैं, ये तियरपाड़ा। हम परवान नदी के किनारे हैं। अभी आपने सादीपुर का इलाका देखा, वहाँ पर ईदगाह टोला में 40 घर की बस्ती थी और 4 घर बचा है सिर्फ। वहाँ पर सारे लोग नदी में विलीन हो गए। अभी यहाँ पर सोनापुर बालू टोला में हम लोग हैं। यहाँ पर अभी दर्जनों घर कट चुका है और कोई खबरगिरी करने नहीं आया। सीआई भी मेरे साथ है, कर्मचारी ने अब तक रिपोर्टिंग नहीं की। तो कर्मचारी ने अब तक रिपोर्टिंग नहीं की तो वो कर्मचारी रहने का हकदार है क्या? है ना। एसडीओ को, सीओ को इसकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे प्रखंड में और पूरे अनुमंडल में जहाँ जहाँ कटाव हो रहा है उसकी पूरी खबरगिरी करे और बिहार आपदा नियमावली के मुताबिक जिनका
घर टूटा है उनको 91,000 कच्चा मकान का, पक्का मकान का 95,000 रुपये मिलना है। खेती की ज़मीन गई है, बालू जमा हुआ है या उसकी ज़मीन नदी में विलीन हो गई है कृषि भूमि, उसका मुआवजा मिलना है। तो ये हालत है इस इलाके की और आप देख सकते हैं कि इस इलाके में किस तरह से नदियों का कटाव हो रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, तियरपारा, पूर्णिया। सिवान शहर का नया बस्ती मोहल्ला पूरी तरह से झील में तब्दील हो चुका है। दरअसल यहां जब भी बारिश होती है तो ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। आपको बता दें कि तमाम इस इलाके के घर पानी में डूब जाते हैं और ऐसे में लोगों की जिंदगी नरक सी बन जाती है। पानी से घिरे लोग जुगाड़ की नाव से आना जाना करते हैं, जिसके डूबने का खतरा बना रहता है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। ये ना कोई नदी है, ना तालाब और ना ही बोटिंग पैलेस। जी हाँ, ये है महादेवा नई बस्ती का ये मोहल्ला, जहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से झील में तब्दील हो गया है। देखने से आपको ऐसा लगेगा ये बोटिंग पैलेस है, लेकिन नहीं। आप देख सकते हैं ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो यहाँ के सैकड़ों घर हैं, करीब इसी तरह के सैकड़ों नाव बनाई गई है, वो भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इसी से इन लोगों का रोजाना का आवागमन होता है और ये सिलसिला 1 से 2 माह चलते रहता है। हमारे साथ यहाँ का स्थानीय हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों और क्या परेशानी होती है। क्यों और क्या करें, हम लोग का ये ऐसा ही परेशानी है। हम लोग ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। ये पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या डर नहीं लगता आप लोग को? अब डर तो लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, ऐसे भी जाते हैं आते हैं। आपको क्या परेशानी हो रही है? तो डेली का स्कूल जाना आना रहता है हम लोगों का, डर लग रहा है कब वो लोग गिर जाए, कब नहीं। स्कूल भी छूट जाता है, बस भी छूट जाता है, डेली का परेशानी है। यहाँ कोई देखने वगैरह वाला है नहीं हम लोगों को। ये नाव कैसा है और कैसे बनाए हैं सर? ये नाव हम लोग अपने खुद से बनाए हैं और ये बहुत रिस्की काम है। तो ये आप देख सकते हैं जो ये इन लोग आने जाने का साधन है, खतरों से खाली नहीं है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है और नाव एक इन लोगों का यही एक सहारा है। चूँकि करेंगे भी क्या, नाव भी है नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और ये सिलसिला लगातार कई महीनों चलते रहता है। ऐसे कई ऐसे घर हैं जहाँ पूरी तरह से डूबा हुआ है और इलाका जो है ये झील में तब्दील हो गया है। आवश्यकता है जिला प्रशासन की पहल करने की, स्थानीय जनप्रतिनिधि की पहल करने की, नगर पालिका की पहल करने की, ताकि जो इन लोगों की नरकीय ज़िंदगी बनी है वो कम से कम मुख्य धारा में लौट सके और यहाँ की जो पानियाँ हैं वो कहीं निकल सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। अगली खबर गोपालगंज से है, जहां पर राइस मिलों का बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। दरअसल यहां पर राइस मिल कागजों पर ही हजारों क्विंटल धान की कुटाई कर देते हैं और इसको विभाग को सौंप भी दिया जाता है। आपको बता दें कि कुटाई के बाद कागजों पर ही SAFC को CMR भी सौंप दिया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने सरकार से जांच की मांग की है। हालांकि अभी तक इस मामले में जांच शुरू नहीं हो पाई है। विजयपुर प्रखंड के पगरा बाजार में मां दुर्गा राइस मिल की ओर से 24,000 क्विंटल धान पैक्सों के नाम पर कुटाई कर दी गई और इसके साथ ही आपको बता दें कि कागजों पर ही इस धान का 60% चावल बताकर SFC को CMR भी सौंप दिया गया। मां भवानी राइस मिल पर भी पैक्सों के 20,000 क्विंटल धान कागजों पर ही लेने का आरोप है। हालांकि राइस मिल प्रबंधक योगेंद्र गुप्ता और विजय रोनियार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस मामले में विजयपुर के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अरविंद कुमार के मुताबिक उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कर रिपोर्ट विभाग को भेज दिया जाएगा। हम आप पहुंचे हैं विजयपुर के पगरा में और ये पगरा का देखे हैं कि माँ दुर्गा राइस मिल है और इसके अलावा एक और राइस मिल है भवानी राइस मिल। और आरोप ये है कि इन राइस मिल के द्वारा कागजों पर ही धान की खरीद हुई, कागजों पर ही धान की कुटाई हुई और कागजों पर ही चावल जो है सप्लाई कर दिया गया। देखिए अभी ऑफिस में आए हुए, ऑफिस में कोई नहीं है यहाँ पर और हम आपको ले चलते हैं इस राइस मिल में। देखें कि इस राइस मिल में जो है अभी यहाँ पर कुछ गेहूँ है, गेहूँ के बोरे यहाँ पर रखे हुए हैं और इस राइस मिल में कितना धान की कुटाई हुई होगी। इसमें देखिए ये चावल, ये धान लग रहा है, ये धान अभी धान की कुटाई नहीं हुआ है, ये यहाँ पर रखा हुआ है अभी। और यहाँ पर जो माँ दुर्गा राइस मिल है इनके द्वारा करीब 24,000 क्विंटल धान की कुटाई हुई है। देखें ये राइस मिल है यहाँ पर और इसी राइस मिल से जो है धान की कुटाई हुई है यहाँ पर। हमारे मिल पर कुल 7 पैक्स टैग था, सबका मिलाकर 24,180 क्विंटल धान हमको प्राप्त हुआ।
उसके एवज में हम 60 लॉट CMR हमारा हुआ, हम सब CMR पैक्स को समर्पित कर दिए। तो कौन कौन सा पैक्स आपसे टैग है? मेरे मिल पर विजयपुर में 3 पैक्स है, पगरा पैक्स है, खीरीडी पैक्स है और नौतन पैक्स है। अथवा प्रखंड में 2 पैक्स है, बरवा कपरपुरा है और छाप पैक्स है। और फुलवरिया में फुलवरिया व्यापार मंडल है और मजीरवा कला पैक्स है। यही 7 पैक्स मेरे पर टैग है। 24,000 क्विंटल आपके द्वारा 24,180 कुंटल हमको कुल धान कुटे हैं। 60 लॉट CMR हुआ, हम सब CMR पैक्स को दे दिए और पैक्स सब CMR गिरा दिया, मेरे ऊपर कोई बकाया नहीं। 20,553 कुंटल मैंने धान लिया, जिसका CMR 67% पूर्ण गिरा दिया। भवानी राइस मिल और दुर्गा राइस मिल के संचालक, उनका कहना है कि यहाँ से जो है कई पैक्सों से धान की खरीद हुई थी और समय पर जो है धान की कुटाई करने के बाद चावल भी सप्लाई CMR सौंप दिया गया था। अब देखना ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि जो आरोप लग रहे हैं उस आरोपों में कितनी सच्चाई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। विजयपुर में एक माँ भवानी राइस मिल है और एक माँ दुर्गा राइस मिल है, और दोनों राइस मिलों द्वारा लगभग 20,000 क्विंटल से लेकर 24,000 क्विंटल तक धान जो है वह कूट के और SFC को जो है देने की बात कही जा रही है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इन मिलों द्वारा कागज़ में ही पैक्सों से धान का क्रय किया गया है और कागज़ में ही धान ब्लैक से खरीद के और SFC को सौंप दिया गया है, कहीं से कुटाई नहीं किया गया है। इसलिए कि कभी आप जब जाइएगा मिल के पास तो वहाँ ना 20,000 क्विंटल यदि धान की कुटाई होती है तो उसका भूसी भी रहेगा या मिल चालू अवस्था में रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मिल बंद पड़ा है, जंग लगा हुआ है। देखिए, आप लोग के द्वारा हमें संज्ञान में आया है, आप लोग संज्ञान में दिए हैं, इसके जांच किया जाएगा, जांच करवाया जाएगा। जैसा भी होगा अपना विभाग को रिपोर्ट हम सौंप दिया जाएगा। लगभग कितने का ये घोटाला हो सकता है आपके अनुसार? अभी कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, जांच के बाद ही पता चलेगा। और न्यूज़ 18 अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।